नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज की एनालिसिस के एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज के विश्लेषण के केंद्र में है देश के सबसे सीनियर लीडर और राजनीतिक दांवपेचों के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक शरद पवार साहब। उनका सनसनीखेज बयान है आज की एनालिसिस के केंद्र में। पिछले शनिवार को दिए गए उनके उसी बयान की सर्जिकल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। कई सवाल पैदा होंगे, लेकिन जवाब आपके मन में तुरंत आ जाएगा, स्वाभाविक तौर पर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बयान ने जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया, लेकिन उसी बयान ने कुछ ऐसे सवाल भी पैदा कर दिए हैं जिससे शरद पवार साहब खुद संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं। या तो उनका स्टेटमेंट मनगढ़ंत कहानी है, या फिर हाथ आए अपराधियों को कानून के हवाले करने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। देखिए, पढ़े लिखे तो छोड़िए, अनपढ़ इंसान भी पवार साहब के इस स्टेटमेंट को या तो झूठा करार देगा, या फिर उनकी छवि बनेगी एक गैर जिम्मेदार नेता की। ये तो आप जानती हैं कि पिछले कुछ दिनों से फर्जी वोटर्स का मामला गरमाया हुआ है पूरे देश भर में। राहुल गांधी जी एकदम जबरदस्त बिगुल बजाए हुए हैं, ढोल पीटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में गौर कीजिएगा, पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के पीछे चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ के आरोप भी खबरों की सुर्खियां बनी हुई हैं लगातार। और राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता के सबूत लेकर सामने दिखा रहे हैं सबके सामने, और चैलेंज किए हुए हैं चुनाव आयोग को। इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे आरोप लगातार खुलेआम बोल रहे हैं राहुल गांधी। वोटों की चोरी में बीजेपी का साथ दिया है चुनाव आयोग ने, यह भी दावा कर रहे हैं सबूतों के साथ। चुनाव आयोग भी इसलिए कह रहा है कि भाई देखो, आप जो है तुरंत इसको लेकर एफिडेविट फाइल करो, शपथ पत्र दाखिल करो, लेकिन राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। धोखाधड़ी से चुनाव जीतने के आरोपों की आवाजों से सियासत गरमाया हुआ पूरे देश में, और इसी गरमाए हुए माहौल में शरद पवार साहब ने भी अपना एक बयान बम फोड़ दिया। शरद पवार साहब नागपुर के दौरे पे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कैमरे पर बयान दिया। क्या बोला, सुनिए। उन्होंने कहा, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिलने आए। इन लोगों ने महाविकास आघाड़ी को 288 में से 160 सीटें महाराष्ट्र में जिताने की गारंटी दी थी। पवार साहब ने दावा किया कि वे इन दोनों को लेकर राहुल गांधी के पास गए और दोनों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पवार साहब ने दोनों लोगों के नाम और पहचान उजागर नहीं किए। उन्होंने कहा, हमें इस रास्ते पर चलकर चुनाव नहीं जीतना था, इस वजह से हमने उनके ऑफर पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उनका नाम और संपर्क रखा। खरं सांगायचं म्हणजे याच्यामध्ये आम्ही लोकांनी हवं तसं लक्ष दिलं नाही. आता असंच आहे, विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला लागले. 2 लोक, त्यांची नावं पत्ते हे आता माझ्याकडे नाही आहेत, पण मी त्याच्यात लक्ष दिलं नाही. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभेच्या जागा आहेत, आम्ही तुम्हाला 107 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देतो. मला आश्चर्य वाटतं. आणि स्पष्ट सांगायचं म्हणजे त्यांनी जरी सांगितलं गॅरंटीचं, तरी निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती. आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात, म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळेस दुर्लक्ष केलं. आणि ते झाल्याच्या नंतर त्या लोकांची आणि राहुल गांधी यांची मी नाही जाणून दिली. त्या लोकांना जे काही म्हणायचं होतं ते राहुल गांधींच्या समोर म्हणलं, पण राहुल गांधींचं माझं मत, या कामात आपण लक्ष देऊ नये, हा आपला रस्ता नाही, आपण लोकांच्याकडे जाऊ आणि लोकांचा पाठिंबा मिळेल कसा नाही, हा निर्णय आम्ही घेतला आणि त्याकडे दुर्लक्ष. बताइए, बात पच रही है क्या आपको? किसी को नहीं पचेगी।
देखिए, कई सालों से सत्ता सुख से दूर कांग्रेस और एनसीपी भला ऐसा ऑफर कभी ठुकरा सकती है क्या? चलिए, यह भी मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने पवार साहब से कहा कि वे ईमानदारी का रास्ता चुनेंगे, चुनाव के मैच फिक्सिंग का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर ऐसे फिक्सर लोग पवार साहब के पास गए थे तो जाहिर है वे लोग कानून की नजर में क्रिमिनल्स माने जाएंगे। पवार साहब महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। ऐसे में पवार साहब उन 2 घोटालेबाजों को राहुल गांधी से मिलवाने क्यों लेके चले गए? तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके उनकी गिरफ्तारी करानी चाहिए थी। आप भी यही सोच रहे होंगे। जब वे लोग जो है वो 2 जो हैं पवार साहब से मिलने आए और उन्होंने उनसे जालसाजी और घोटाला करने का अपना करिश्माई स्किल की बात की अपनी, तो पवार साहब राहुल गांधी से मिलवाने नहीं ले जाना चाहिए था, ले गए। तो सवाल ये भी होता है कि क्या पवार साहब भी चाहते थे कि चलो ये रास्ता अपनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस के सबसे दमदार नेता राहुल गांधी से बात कर लेते हैं, गठबंधन है ही है। देखिए, शरद पवार साहब ने कहा चूंकि उन्हें फर्जीवाड़ा का रास्ता नहीं चुनना था, इसलिए न तो उन दोनों के नाम पूछे और न ही संपर्क रखा। मामला गंभीर है, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन जो लोग शरद पवार साहब को मिलने गए थे, जो दोनों, उनका पता लगाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर पवार साहब के बयान और घटना सच हैं तो आराम से उन 2 घोटालेबाजों को ढूंढा जा सकता है। देखिए, पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, कोई लल्लू पंजू सीधे उनके घर या ऑफिस जाकर नहीं मिल सकता। अगर कोई सचमुच गया था मिलने तो मिलने वालों का नाम रजिस्टर में दर्ज होगा, किसके जरिए वे पवार साहब से मिलने गए उससे पता लगाया जा सकता है आराम से। राहुल गांधी के पास मिलने गए तो राहुल गांधी से उनके ऑफिस गए होंगे, किसी होटल में मिलने गए होंगे या फिर उनके घर मिलने गए होंगे। पवार साहब रोज रोज तो मिलते नहीं होंगे राहुल गांधी साहब से। जब जब मिलने गए होंगे इसका पता लगाना भी कठिन नहीं होना चाहिए। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस खबर की सर्जिकल रिपोर्ट आगे सुनिए। पवार साहब ने न तो इन दोनों का नाम बताया, न पहचान, न फोन नंबर, न सबूत, बस कह दिया कि हमने संपर्क नहीं रखा। अरे भाई, अगर ये लोग सचमुच 160 सीटें जिताने की गारंटी दे रहे थे तो वो कौन थे, किसके आदमी थे, किस तकनीक से गारंटी दे रहे थे? और अगर ये चुनाव फिक्सिंग के खिलाड़ी थे तो आप उन्हें राहुल गांधी के पास क्यों लेके चले गए? फिर से याद दिला रहा हूं, सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं? ये तो वही बात हो गई कि घर में डकैत घुसा है और आप डकैत को पकड़कर थाने ले जाने के बजाय अपने किसी दोस्त के पास जा रहे हैं और बोल रहे देखो ये डकैत है, बहुत शानदार है, बड़ा माहिर है, तुम्हें क्या लगता है? पवार साहब के इस बयान पर दूसरा सवाल इसकी टाइमिंग है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। यह बयान पवार साहब का राहुल गांधी के बड़े आरोपों के बाद आया है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था वोटिंग में फर्जीवाड़ा को लेकर, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली, डुप्लीकेट वोटर, गलत पते और वोट चोरी का मॉडल समझाया। सबूतों के साथ उनका दावा है कि ये सबूत हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ, वोटों की चोरी को लेकर उनके पास सारे सबूत हैं। उसके बाद वो कर्नाटक बेंगलोर गए, बेंगलोर में भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुलेआम कहा। खैर, कर्नाटक के महादेवपुरा का उदाहरण दिया और कहा कि इसी मॉडल से महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई चुनावों में धांधली हुई। चुनाव आयोग ने तुरंत कहा हलफनामा दीजिए, शपथ पत्र दाखिल कीजिए, एफिडेविट, और हम जांच करेंगे। और बस इसी के बाद पवार साहब का 160 सीट गारंटी वाला बयान बम फूटा, जो राहुल गांधी के आरोपों को एक मोरल बूस्ट देता है, नैतिक बैकअप देता है, लेकिन खुद सबूत से खाली है यह गुब्बारा, यह बयान गुब्बारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताया। उन्होंने कहा अगर ऐसा ऑफर आया था तो पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं की, चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया, सिर्फ एक दूसरे से मिलवा कर छोड़ दिया? क्या आपने ऑफर को आजमाने की कोशिश की थी? पवार साहब से सवाल किया उन्होंने अपने बयान में। फडणवीस ने यह भी तंज मारा कि पवार पहले ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को गलत कहते थे, अब अचानक सुर क्यों बदल गए? क्या राहुल गांधी के साथ मुलाकात का असर है? सुनिए देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार के सारे बड़े नेताओं के पास इस प्रकार से लोग भारत के चुनाव को प्रभावित करने का आइडिया लेकर जाते हैं और ये केवल एक दूसरे को मिलवाते हैं। ये न पुलिस में कंप्लेंट करते, न इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करते, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि क्या आपने उनका इस्तेमाल करके देखा?
वो ऑफर लेकर आए थे तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टोरीज बनाने वाली बात है। चुनाव आयोग ने कई बार आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, ऐसा ओपन चैलेंज थ्रो किया था। 8-8 दिन तक कोई भी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, कोई कर नहीं पाया। आपके पास है कोई तो ले जाइए इलेक्शन कमीशन में। पर ये सब झूठी बातें बोलकर जनता ने जो हमें विजय दिया है, जो जनता ने हमको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को और जनता को अपमानित करना बंद कीजिए। देखिए, अगर कोई चुनाव जिताने का ऑफर देता है तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 की करप्ट प्रैक्टिसेस वाली धारा और नए भारतीय न्याय संहिता की ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसी धाराओं में सीधा क्राइम है, क्राइम अपराध है। यानी कि एफआईआर, गिरफ्तारी, जेल सब होना चाहिए। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? याद कीजिए, 2017 से चुनाव आयोग ने कई बार ईवीएम हैक करके दिखाओ वाला ओपन चैलेंज किया पूरे देश में, क्योंकि आरोप लगते थे हैकिंग से जीत रही है बीजेपी। विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है, लेकिन कोई ठोस हैकिंग डेमो सामने नहीं आया है आज तक। पवार साहब खुद पहले ईवीएम को सुरक्षित बताते रहे, कई खबरें आई हैं। फिर बैलेट पेपर की भी वकालत की, ऐसी भी खबरें आई। और अब गारंटी ऑफर की कहानी सुना रहे हैं पवार साहब। ये बदलाव अपने आप में संदेह पैदा करता तो है। देखिए, नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती। बीजेपी ने अकेले 132 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 और अजित पवार साहब की एनसीपी 41, जबकि महाविकास आघाड़ी सिर्फ 46 सीटों पर सिमट गया। अब ऐसे में 160 सीट गारंटी वाला दावा नतीजों से तो मेल नहीं खाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि शरद पवार साहब का यह बयान क्या है, इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, समझा जाए तो यह केंद्र में मौजूद विपक्ष के लिए राहुल गांधी के आरोपों को और नैरेटिव देने का मौका बनाता नजर आ रहा है। वहीं इस बयान ने सत्ता पक्ष को यह भी मौका दे दिया है कि वह पवार साहब को एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताने वाला नेता बता दे। साथ ही अगर सचमुच ऐसी घटना घटी थी तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई, पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं की, बोलकर पवार साहब जो एक गैर जिम्मेदार नेता के तौर पर उनकी छवि पेश किया जा रहा है। ऐसे में जनता के सामने एक गैर जिम्मेदार नेता बता रहे हैं महायुति और एनडीए के नेता। बिना सबूत की कहानी बताकर विपक्ष की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचा रहे हैं, ये भी बोलेंगे। देखिए, पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में निचोड़ यही निकलकर सामने आता है इस एनालिसिस का, इस खबर के, कि अगर पवार साहब को अपनी विश्वसनीयता बनाई रखनी है तो उन्हें खुद इस बात को लेकर अब भी जांच कराने की पहल करा देनी चाहिए। कानून के जानकारों से बात करके अगर हो सकता है तो अब उस मामले में केस फाइल होनी चाहिए। यही नहीं, चुनाव आयोग को भी चाहिए कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी साहब पक्षपाती का जो आरोप लगा रहे हैं, जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं, इस पर उचित कदम उठाए, क्योंकि भारत की जनता में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, धूमिल हो रही है। राहुल गांधी वोटर लिस्ट की डिजिटल लिंक मांग रहे हैं, अगर कानून अलाउ करता है तो दे दीजिए ना। देखिए, पवार साहब का 160 सीट गारंटी वाला बयान सुनने में बड़ा सनसनीखेज है, लेकिन बिना नाम पते, बिना शिकायत और बिना सबूत यह हवा भरा गुब्बारा कहा जाना चाहिए। हालांकि शरद पवार साहब का यह बयान राहुल गांधी की मुहिम को मजबूती देने के लिए था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना भी जा सकता है। लेकिन तस्वीर बता रही है कि इस स्टेटमेंट से विपक्ष की गंभीरता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आपको पवार साहब के इस बयान में कितनी सच्चाई नजर आती है? अगर ऐसी बात हुई थी तो पवार साहब ने क्यों इंटरेस्ट दिखाया? अगर इंटरेस्ट नहीं था तो राहुल गांधी से मिलाने क्यों लेकर गए? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी जाहिर है आपके मन में आ ही गया होगा। तो अपनी राय इस खबर पर, इस एनालिसिस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।